Assalamu alaikum students. The topic which we discuss today is pressure. Pressure is a very descriptive topic. That's why I discuss this topic in two parts. Today I am discussing with you the first part of this topic, pressure. Now the first thing we need to understand is about the pressure. What is So pressure is defined as a force acting per unit area. Suppose आपके पास एक मखसूस एरिया है और आप क्या कर रहे हैं, उस एरिया पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बट रिमेंबर वन थिंग दैट द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया. यानी जो एरिया है जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो है उस एरिया के परपेंडिकुलरली एक्ट करनी चाहिए. एंड दैट फोर्स acting upon the specific or certain or unit area means 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स उस सरफेस एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. The equation which we use for the calculation of pressure is force divided by area. So remember this thing that pressure depends upon two quantities. First is force and the second is contact area. So pressure is expressed in SI unit pascals, or pascal is also called Newton per square meter. The SI unit for force is Newton and the SI unit for contact area is meter square. So a question which examiner usually ask to the students is that define 1 Pascal. So how can we define 1 Pascal? 1 Pascal is defined as the force of 1 Newton acting on an area of 1 मीटर स्क्वायर. अगर आपके सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उस 1 मीटर स्क्वायर पर 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उस सरफेस पर, वो होगा 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि प्रेशर जो है वो प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. इट मींस देयर इज नो स्पेसिफाइड एक्सर्टिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर. कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है प्रेशर की. Pressure depends upon two quantities, force and area. So pressure is directly proportional to the force, but pressure is inversely proportional to the contact area. And this point is very important. The point is that the pressure is inversely proportional to the contact area between the two objects. यानी प्रेशर जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो कांटेक्ट हो रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस कांटेक्ट एरिया की. अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो ज्यादा होगा. अगर कांटेक्ट एरिया कम होगा तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. यहां पर हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज द high heel shoes which women usually wear, and the second figure shows, or the second example which I take is the foot of an elephant. So आप ये देख सकते हैं कि वुमेन जो है जब वो फुटवेयर पहनती है वुमेन, तो क्या होता है कि उनका जो वेट है वो उस कह लें कि फुटवेयर पर एक्ट कर रहा होता है, बिकॉज इन दिस केस वेट इज अ फोर्स. अब आपने जो बात यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वुमेन्स की जो हाई हील्स होती हैं वो उनका जो एरिया ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, दैट एरिया इज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू एन एलिफेंट फुट. एलिफेंट फुट के मुकाबले में बहुत स्मॉलर है वो एरिया. तो होता क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से अब वेट जो कि फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो वेट की वजह से, यानी वेट एक्ट कर रहा है, वेट इज अ फोर्स विच एक्टिंग डाउनवर्ड, और आपका जो क्रॉस कॉन्टेक्ट एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया. तो आपका जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा ग्राउंड पे, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बट अगर हम एलिफेंट फुट की बात करें, सो द एलिफेंट फुट इज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन. बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है एलिफेंट फुट. और अगर आप क्लियरली देखें फिगर में, तो जो एलिफेंट फुट ग्राउंड को टच कर रहा है, सो देयर इज अ लार्जर एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड. तो याद रखना है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. अब जब एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई द एलिफेंट still standing on the ground without going deeper into the ground. यानी एलिफेंट ग्राउंड में डीप नहीं जाता, बल्कि वो ग्राउंड पर आसानी से खड़ा रहता है. क्यों? क्योंकि उसका जो फुट है, उसके जो फीट हैं, उनका जो एरिया, वो उनका एरिया जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एलिफेंट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज pressure is inversely proportional to the contact area. That's why the elephant's weight exert less pressure than the weight of a woman which exerting high pressure. तो अब हम जो बात करेंगे वो बेसिकली है कि हम किस तरह से प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द इक्वेशन विच आई टेल यू
previously that the equation for the calculation of pressure is force divided by area. So in the first question, a box on the floor has a weight of 250 newtons. So 250 newton is the force which is acting downward, and the area that the box rests on the ground is 0.25 meter square. So 0.25 meter square is the contact area between box and the surface or floor. Now calculate the pressure under the box. So the force and contact area both are given to you. So you just apply an equation, force divided by area, and after putting the value of force and contact area, and after dividing the values, we will get the answer, which is 1000 Newton per meter square. In the second question, a hose causes a force of 8000 Newton from the water ओवर एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर. यानी आपके पास जो हॉस है वो 8000 न्यूटन की फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है पानी पर. और जो कह लेंगे हॉस का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आपको डायमेंशंस दे दी 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट एन एरिया बाय मल्टीप्लाइंग 0.5 बाय 0.5. तो आपने 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एरिया जो होता है वो होता है एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. तो आपको लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द लेंथ एंड विड्थ यू विल गेट द वैल्यू फॉर कॉन्टेक्ट एरिया विच इज 0.25 मीटर स्क्वायर. and you put the value for force and contact area in the equation for calculating pressure. तो आपने जब फोर्स और एरिया की वैल्यू पुट करके डिवाइड किया, देन यू विल गेट द आंसर विच इज 32,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के. तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो हम दो केसेस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो केस है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज प्रेशर एंड कॉन्टेक्ट एरिया बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द नाइफ. आप ये देखते हैं कि द कटिंग एज ऑफ द नाइफ इज वेरी थिनर और वेरी शार्प. और होता क्या है कि शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, इसका मतलब उसका कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, कटिंग एज का बहुत ज्यादा कम है. सो व्हेन यू टच द कटिंग एज ऑफ द नाइफ ऑन एनी फ्रूट और वेजिटेबल, और होता क्या है कि जब वो टच करता है फ्रूट और वेजिटेबल की सरफेस को नाइफ का कटिंग एज, तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है या रिड्यूस हो जाता है. तो आप क्या करते हैं, जब आप हल्की सी भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से पहली बात तो कॉन्टेक्ट एरिया कम है. अब जब आप स्मॉलर फोर्स भी अप्लाई करते हैं ना, तो जो आपका प्रेशर हो जाता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नाइफ जो है इजिली पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द फ्रूट और वेजिटेबल, एंड अ नाइफ कैन कट एनी मटेरियल इजिली विदाउट एनी डिफिकल्टी. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो फुटबॉल शूज होते हैं या फुटबॉल बूट्स जो होते हैं उसके नीचे स्टड्स लगे हुए होते हैं. तो आप ये देखें कि वो जो स्टड्स होते हैं, दोस स्टड्स हैव अ वेरी स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया. So when a football shoe touch the ground, so the studs which is in contact with the ground have a very smaller contact area, and because of the smaller contact area, the pressure exerting on the ground increases. That's why the football shoe going deep into the ground, which provides a strong grip to the footballer on the ग्राउंड फील्ड. होता क्या है कि जब वो डीप कह लेंगे ढस जाता है आपका फुटबॉल शू, पैर यानी ग्राउंड के अंदर स्टड जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और आपका जो फुटबॉलर्स हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिल जाती है प्ले फील्ड पर, और वो स्लिप नहीं कर पाते. तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की जिसमें हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करा, एंड इन द सेम वे बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया वी जस्ट इंक्रीज द प्रेशर. The second case is reduce the pressure by increasing the contact area. अब आपने कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा दिया, तो आप ये देखते हैं कि जो बेसिकली स्नो डाइवर्स होते हैं, स्नो डाइवर्स जो हैं वो एक तरह की ग्लाइडिंग स्टिक्स जो हैं वो वियर करते हैं, पहनते हैं. तो आप ये देखें जैसा कि डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जो ग्लाइडिंग स्टिक है, सही है, या ग्लाइडिंग बोर्ड जो है वो जो है जब स्नो को टच कर रहा होता है तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया जो है स्नो के साथ जो एरिया कॉन्टेक्ट में आता है वो बहुत ज्यादा होता है. अब कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है स्नो पर वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो इसीलिए आपके कह लें कि जो ग्लाइडर्स होते हैं या जो स्काई डाइवर जो स्नो डाइवर्स होते हैं, सही है, जो स्नो ग्लाइडर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्नो पर क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं विदाउट गोइंग डाउन इनटू द स्नो, यानी स्नो में
सिंक करने के बजाय वो स्नो के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, इजिली स्लाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है उनकी स्लाइडिंग स्टिक का, स्लाइडिंग बोर्ड का, जिसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है स्नो पर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो आप ये देखते हैं कि मोस्टली जब आप वॉल्स वगैरह बना रहे होते हैं बाय पुटिंग ब्रिक्स साइड बाय साइड, तो उसमें आप ये देखते हैं कि वॉल्स बनाने से पहले, यानी जो दीवार है वो खड़ी करने से पहले उसकी एक फाउंडेशन बनाई जाती है, सही है, और वो फाउंडेशन जो है वो वॉल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। उसकी वजह यही होती है कि ये फाउंडेशन ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से फाउंडेशन और ग्राउंड के बीच का कांटेक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब आपने इस फाउंडेशन पर, जो कि हॉरिजॉन्टल बेस है, उस पर आपने जब वॉल खड़ी करी तो वॉल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गया है फाउंडेशन का ग्राउंड के साथ, यानी जो बेस है उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। अब उस बेस पर वॉल खड़ी हुई है और वॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जो प्रेशर ओवरऑल डेवलप होगा वो प्रेशर क्या कर जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल है वो ग्राउंड पर खड़ी रहेगी विदाउट गोइंग डीपर इनटू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में डीप जाने के बजाय, सिंक करने के बजाय वो इजिली ग्राउंड पर विदस्टैंड रहेगी, खड़ी रहेगी वॉल। तो यहाँ पे हमने दो केसेस की फॉर्म में दो एग्जांपल्स डिस्कस की। तो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है प्रेशर्स के केस में वो यही है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अभी तक हमने प्रेशर से रिलेटेड जो भी बातें डिस्कस की हैं ये सारी की सारी बातें अप्लाई होती हैं इन द केस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात की है, अभी हमने लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात नहीं की है। तो इन द केस ऑफ सॉलिड्स प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटीज, फर्स्ट इज फोर्स and the second is contact area of the solid object. Now the next topic is pressures in liquid. तो आपने ये याद रखना है कि लिक्विड्स में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वो होता है ड्यू टू द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं, उनका वेट है और उनका वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो लिक्विड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो वेट है, जो कि फोर्स है, वो क्या करता है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पर हर डायरेक्शन से क्या कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो हम ये कहते हैं कि लिक्विड के केसेस में जो प्रेशर होता है वो लिक्विड के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट पर हर डायरेक्शन से क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, सही है। तो लिक्विड के केस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सर्शन ऑफ प्रेशर, और प्रेशर लिक्विड्स के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो आप ये देखें कि मोस्टली जब हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो फिगर में भी आपको शो हुआ है कि डैम्स जब हम बनाते हैं तो डैम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डीपर होते हैं, यानी उनकी डेप्थ जो है वो लिक्विड में बहुत ज्यादा होती है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखें तो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है तो एरो का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड में डेप्थ इंक्रीज होती है ना तो लिक्विड में प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही वजह है कि जो आपके स्विमर्स वगैरह होते हैं जब वो बहुत ज्यादा डीपर कह लेंगे स्विमिंग पूल में मूव करते हैं तो उन्हें अपने एयर ड्रम्स पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के केस में प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड। अगर आपके लिक्विड की डेप्थ ज्यादा होगी तो जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड। यही वजह है कि डैम्स जब बनाए जाते हैं तो उनके बेसिस को बहुत ज्यादा चौड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है जो कि समंदर में बहुत ज्यादा डेप्थ में मौजूद होता है उस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है ना लिक्विड्स में, तो प्रेशर भी लिक्विड्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए जो उनका बेसिस है वो बहुत ज्यादा चौड़े बनाए जाते हैं ताकि वो हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। अगर हम प्रेशर्स इन लिक्विड की फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी विल कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ सबमरीन। यू नो दैट द सबमरीन इज मूविंग इनटू द वाटर और अंडर द वाटर एट सर्टेन हाइट। वो एक मखसूस कैलकुलेटेड हाइट पर सबमरीन क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और उस कैलकुलेटेड हाइट पर जब सबमरीन मूव कर रहा होता है ना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द सबमरीन एंड all the liquid molecules exert pressure from all direction on the submarine, but the submarine does not crushed because the external pressure acting on the submarine is equal to the internal pressure due to an air present inside the submarine. सबमरीन के अंदर जो एयर वगैरह मौजूद है उसकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जो बाहर से लिक्विड के मॉलिक्यूल एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट्स व्हाई द सबमरीन मूविंग अंडर द वाटर एट द कैलकुलेटेड हाइट विदाउट बीइंग क्रश्ड। बट अगर सबमरीन जो है वो उस कैलकुलेटेड हाइट से नीचे चला जाएगा
तो सबमरीन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सबमरीन का एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, और आपकी जो सबमरीन है वो क्या कर जाएगी, क्रश कर जाएगी। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि वाटर के केस में जो भी ऑब्जेक्ट वाटर में मौजूद होता है, तो आपके जो कह लें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर हर डायरेक्शन से क्या कर रहा होता है, हर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो हर हर डायरेक्शन से प्रेशर क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेशर इन लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस विद डेप्थ। इस एग्जांपल को, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए वी विल कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर शोन इन द फिगर। आप ये देख सकते हैं देयर आर 3 होल्स इन द सिलेंडर, द डेप्थ ऑफ द फर्स्ट होल from the top surface of the cylinder is lesser, that's why the water comes out of that hole with lesser pressure, but the depth of the second hole is greater than the depth of the first hole, that's why the pressure increases, but the depth of the third hole is greater than the depth of first and second hole। यानी अगर हम टॉप से देखें तो जो थर्ड होल है उसकी डेप्थ जो है वो फर्स्ट और सेकंड होल के मुकाबले में ज्यादा है, दैट्स व्हाई द वाटर कमिंग आउट विद मोर प्रेशर फ्रॉम दी थर्ड होल। थर्ड होल से इसीलिए प्रेशर से ज्यादा पानी बाहर आ रहा है। तो जो लिक्विड के केसेस में मैंने आपको बताया कि आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी डेप्थ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, एज द डेप्थ इंक्रीजेस depth of the liquid increases, pressure increases, as the depth of the liquid decreases, pressure decreases। Third point is pressure depends upon the density of the liquid. Pressure always depends upon the density of the liquid. If the liquid is denser, then the liquid exerts more pressure at any given depth। The fourth property is that the pressure does not depend upon the shape of the container. It is clearly visible on the screen that a container having 4 different shapes and the water filling in 4 containers are at the same level। तो आप ये देखें कि कंटेनर जो है उसमें उसके शेप भले डिफरेंट हो, लेकिन वाटर जो फिल हुआ हुआ है उसका उन वाटर लेवल क्या है, इन ऑल 4 कंटेनर्स आर सेम। तो इसकी वजह से होगा क्या कि इन चारों कंटेनर में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो प्रेशर चारों कंटेनर में इक्वल होगा। तो हमने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन द केसेस ऑफ लिक्विड pressure depends upon the depth of the liquid, but pressure does not depends upon the shape of the container। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें या हम फॉर्मूले की बात करें कि भाई देखें सॉलिड के केसेस में तो प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने ये पढ़ लिया कि लिक्विड के केसेस में जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए प्रेशर कैलकुलेट करने का। सो फॉर्मूला क्या है लिक्विड के केसेस में, जो फॉर्मूला है वो है रो जी एच। इट मीन्स इन द केस ऑफ लिक्विड pressure is the product of density, gravitational field strength and depth। डेंसिटी जो है वो आपको पता है उसका एसआई यूनिट केजी पर क्यूबिक मीटर है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन होती है और आप सबको याद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is the gravitational attraction on an object and the value is 10 Newton per kg, and h is the height of liquid or depth of the liquid। There is an example showing on the screen that the density of the water is 1000 kg per cubic meter। So what is the pressure due to the water at the bottom of a swimming pool 3 meter deep? It means the depth is given to you, so you just place the value at the place of density, you put 1000, at the place of g you put 10, and at the place of depth h you put 3, and after multiplying the values we will get the value for pressure in liquid, which is 30,000 pascals or 30,000 newton per meter। हाइड्रोलिक सिस्टम्स, अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम्स की बात करें सो देयर आर टू मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हिच वी यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वी ऑलवेज यूज लिक्विड्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टेड ऑफ एन एयर, बिकॉज द एयर इज compressible, and the reason for using liquids in hydraulic system is that the liquids are incompressible, and because of the incompressibility of the liquid there is an equal transmission ऑफ प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड। यानी अगर आपके लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है ना तो इसका फायदा ये होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू आउट द लिक्विड इक्वल ट्रांसमिशन प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एयर यूज कर लेते तो एयर क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, जिसकी वजह से प्रेशर की इक्वल ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। तो हाइड्रोलिक सिस्टम्स में हम सबसे पहली एग्जांपल जो हमारी है जो हमने डिस्कस करनी है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। सो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना वो बेसिकली आइडिया यूज करता है कि हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ
फोर्स। हाइड्रोलिक प्रेस फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, यानी आप क्या करते हैं, आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं एंड एज अ रिटर्न यू विल गेट द लार्जर फोर्स और लार्जर लोड which you use to lift up an heavy object. तो होता क्या है कि it is shown on the screen that there are two cylinders or two pistons showing on the diagram of hydraulic press. दो आपके पास पिस्टन है. The piston with point X is smaller and the piston with point Y is larger. So the area of the smaller piston is AX and the area of the larger piston is AY. Remember one important point, that if an object having a smaller area, then there is a need of smaller force एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट. अगर एरिया कम है ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया ए एक्स है, इट इज द पिस्टन with smaller area, and this piston is also called master piston because all the main working is performed on the piston with smaller area, and the piston with larger area AY is called the slave piston, because when you perform working on a smaller piston, then there is automatic there then you will get an output automatically on the larger piston or the slave piston with an area AY. तो होता क्या है कि आपके पास जो मास्टर पिस्टन है इसका एरिया कम है, जिसकी वजह से आपको इस पे कम फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि Fx है. तो जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दी Fx, तो पॉइंट X पर जो प्रेशर डेवलप हुआ वो Px हो गया. अब लिक्विड मौजूद है हाइड्रोलिक सिस्टम में, एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड लिक्विड ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर थ्रू आउट द वाटर. तो Px पे जब आपके पास प्रेशर डेवलप हुआ तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टू पॉइंट Y, और पॉइंट Y पर जो प्रेशर है वो Py होगा, और हाइड्रोलिक सिस्टम में Px और Py दोनों का प्रेशर सेम होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ये रिलेशन ले लिया Px is equal to Py. And when the pressure is converted into a force, so because of the larger area, the force which we get on the larger piston is Fy, and this larger force is used to lift up एनी हैवियर ऑब्जेक्ट. तो ये जो फोर्स मिल गई आपको लार्जर पिस्टन पे, एरिया ज्यादा होने की वजह से जो फोर्स मिली वो ज्यादा थी, जिसको हम Fy कह रहे हैं. तो यहाँ पे Px की जगह पे मैंने फॉर्मूला रख दिया Fx ओवर Ax, और Py की जगह पे फॉर्मूला रख दिया Fy ओवर Ay. सो हाइड्रोलिक प्रेस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हो गया है Fx डिवाइडेड बाय Ax इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाय Ay. सो याद रखना है कि Fx ओवर Ax जो है, दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड created by master piston, which is, and Py means Fy over Ay is the area which which is transmitted from master piston to the slave piston. यानी मास्टर पिस्टन पे जो एरिया डेवलप हुआ वो Px यानी Fx ओवर Ax से शो हो रहा है, और ये एरिया जो ट्रांसमिट, और ये प्रेशर जो यानी कि मास्टर पिस्टन में जो प्रेशर डेवलप हुआ है, जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो है Fx ओवर Ax, और यही प्रेशर लिक्विड के जरिए क्या हुआ, इक्वली ट्रांसमिट हुआ टू स्लेव सिलेंडर Y. तो वहां पर जो प्रेशर हो गया या वहां पर जो प्रेशर होगा वो Py होगा, जिसकी जगह हमने इक्वेशन रख दी Fy over Ay. So Fx over Ax is equal to Fy over Ay is the equation which we use for the calculations related to hydraulic press. तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसमें हमने क्या किया, हमने एक स्मॉल एफर्ट, स्मॉल एरिया पिस्टन पर हमने स्मॉल फोर्स अप्लाई की, और ऑटोमेटिकली वो फोर्स मल्टीप्लाई हो गई, और लार्जर एरिया पिस्टन पर हमें एक लार्ज फोर्स मिल गई, जिसके जरिए हमने एक हैवी लोड को क्या कर लिया, लिफ्ट अप. तो अब हम एक और केस कंसीडर करते हैं इसी हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड, जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, और हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ये होगा कि जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो जितना वर्क आप इनपुट करेंगे उतना ही वर्क आपको आउटपुट मिलेगा. अब वर्क इनपुट कैसे हो रहा है कि जब आपने स्मॉलर एरिया पिस्टन पर फोर्स Fx अप्लाई की तो आपका पिस्टन जो होगा, द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस dx, and at the same time the pressure is transmitted to the larger piston, and the larger piston moves upward with a larger force Fy through a distance dy. यानी Fy फोर्स वहां पे मिलेगी लार्जर पिस्टन पे, और लार्जर पिस्टन जो है वो डिस्टेंस dy कह लें कि अपवर्ड मूव कर जाएगा. तो वर्क डन आपने जो इनपुट किया, यानी इस मास्टर पिस्टन पे आपने जो वर्क डन किया वो ही वर्क डन आपको उतना ही वर्क आउटपुट मिलेगा ऑन दी स्लेव पिस्टन. क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है
तो कोई वर्क लॉस नहीं होगा, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो हमने ये इक्वेशन, हमने रिलेशन ये बनाया, वर्क डन बाय स्मॉल फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय लार्ज फोर्स एफ वाई। तो फॉर्मूला हो गया एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई। तो याद रखनी है आपने ये बात कि आप जो डिस्टेंस मूव करते हैं बाय स्मॉल पिस्टन, वो हमेशा लॉन्गर होता है देन द डिस्टेंस मूव बाय लार्जर पिस्टन। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम नोट पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि याद रखने वाले हैं, वो ये है कि वी ऑलवेज यूज लिक्विड्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम बिकॉज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इंस्टेड ऑफ एन एयर। एंड व्हाई वी डोंट यूज एयर? बिकॉज एयर इज compressible, and if we use air then there is not an equal transmission of liquid from one point to another point. This is the reason which makes us to use liquids in hydraulic system, because when we use liquid in hydraulic system, the pressure is equally transmitted throughout the liquid. The second important point is that if you fill the if you filling an oil in the hydraulic system, then you need to be very careful that there is no formation of an air bubble inside the oil. क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी एयर बबल्स फॉर्म हो गए ना ऑयल के अंदर, तो आप जो वर्क डन करेंगे कंप्रेस करने, यानी वर्क डन जो करेंगे, तो वो उसमें से वर्क डन का कुछ पार्ट यूज हो जाएगा उस एयर बबल के अंदर मौजूद एयर को कंप्रेस करने में, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो ट्रांसमिट होगा वो इक्वल नहीं रहेगा। और आपको जो लार्जर लोड है या जो लार्जर पिस्टन है, जो कि स्लेव पिस्टन भी कहलाता है, उस पर आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स वो ज्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत ही स्मॉल फोर्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन आपने इनपुट किया उसके कुछ हिस्सा जो है वो यूज हो जाएगा अंदर जो एयर बबल्स बने हैं उनको कंप्रेस करने में, जिसकी वजह से आपके आउटपुट पर जो फोर्स मिलेगी वो क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट नहीं होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो आपने इन दो बातों का बहुत ज्यादा ख्याल। The next topic is air pressure. Air pressure की अगर हम बात करें, so air pressure is always associated with the air molecules present in our atmosphere. So air pressure is also called atmospheric pressure, and atmospheric pressure is the pressure due to an air molecule present in our surrounding, because the air molecules present in our surrounding has its own weight, and due to the gravitational attraction, the weight of an air molecule acting downward. That's why the air exerting pressure and the weight of an air molecule is acting on all the objects present in the surrounding. That's why the air molecules exert pressure on all the object present in the atmosphere. और यही वजह है कि जो प्रेशर होता है एयर की वजह से, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते हैं बॉडी की सरफेस के साथ, और उनका जो वेट है वो एक्ट कर रहा होता है बॉडी पर, जिसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा हो जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, और वो प्रेशर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे एयर मॉलिक्यूल, इसीलिए हम उस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। जैसा कि आप सब जानते हैं और स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि एयर जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जैसे कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ओजोन लेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, आइनोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू मैनी लेयर्स। अब होता क्या है कि आपके पास जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, एयर पार्टिकल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं, वो हर डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे होते हैं। इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, एंड एयर प्रेशर गेट्स लेस एज यू राइज अप थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में अपवर्ड जाते रहेंगे, देयर इज अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर, बट व्हेन you go downward into the atmosphere, or when you move towards the sea level, then the atmospheric pressure decreases. उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे होते हैं, नीचे आते हैं एटमॉस्फेयर में मूव करके, तो आपका एटमॉस्फेयर डेंसर होने लगता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूव करेंगे, देन द अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल डिक्रीजेस, विच डिक्रीजेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो. So at the sea level, the atmospheric pressure is about 100 kilopascals. And remember the point that atmospheric pressure is always decreases with increase in altitude. यानी जैसे जैसे आपकी हाइट ग्राउंड से बढ़ती जाएगी, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। So there are two applications which we discuss related to air pressure. The first is crush cane experiment. So there are two figures showing on the screen, but first we discuss figure 1. In figure 1, it is clearly visible to all of you that the cane does not crush. Why? Because there are two pressures acting on the cane. First is the pressure acting by air molecules present outside the cane, and second is the pressure
exerted by the air molecules present inside the cane. तो होता क्या है कि एयर मॉलिक्यूल जो है आउटसाइड से केन की तरह हर डायरेक्शन में केन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड इन द सेम वे जो एयर मॉलिक्यूल केन के अंदर मौजूद है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द केन इन ऑल डायरेक्शन. तो आपका केन क्रश क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू दी आउट एक्सटर्नल प्रेशर. यही वजह है कि हम ह्यूमन बींग्स जो मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड पर, सो वी आर मूविंग विद कंप्लीट ईजनेस and without feeling and without experiencing any sort of air pressure on our bodies. तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम आसानी से मूव कर रहे होते हैं, और उसकी वजह यही है कि वी आर एट द सी लेवल, एंड एट द सी लेवल the internal pressure present in our body is equal to the external pressure exerting by the atmosphere on our body. यही वजह है कि हम क्रश्ड किए बगैर आसानी से क्या कर रहे होते हैं? ग्राउंड पे मूव कर रहे होते हैं. और यही चीज मैंने आपको फिगर 1 से समझाई कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो आपका केन जो है वो क्रश्ड नहीं होता. बट व्हेन वी स्टडी द फिगर 2, so in figure 2 we just remove out the internal air by the help of the vacuum pump. वैक्यूम पंप के जरिए हमने अंदर मौजूद सारी हवा निकाल दी. So the pressure inside the cane exerted by the air molecule decreases, and at the decreases then the external pressure. तो अब क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो गया. जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया और इंटरनल प्रेशर कम हो गया, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? केन को क्रश करना शुरू करेगा. तो यहां पर देखें, जब प्रेशर अनबैलेंस्ड हुआ, सही है, तो आपका केन क्या हो गया? क्रश्ड हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग वाटर विद अ स्ट्रॉ. देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले स्ट्रॉ को पुट किया विद इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. वाटर यानी ग्लास जो है, ग्लास की जो सरफेस है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है. दैट्स व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन दी टॉप सरफेस और एक्टिंग ऑन दी लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर. Now you put the straw inside the water and you just put your mouth on the outside end of the straw and start to perform sucking. जब आपने सक करना शुरू किया स्ट्रॉ को, तो हुआ क्या कि स्ट्रॉ के अंदर जो एयर पार्टिकल्स मौजूद थे, यू ड्रॉ आउट दैट एयर पार्टिकल्स बाय सकिंग. आपने क्या किया? उन एयर पार्टिकल्स को ड्रॉ आउट करना शुरू कर दिया. सही है. तो हुआ क्या कि आपका जो स्ट्रॉ है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया, और वैक्यूम इज द लो प्रेशर रीजन और वैक्यूम इज द जीरो प्रेशर रीजन. अब जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इनसाइड द स्ट्रॉ प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया, लेकिन आपका जो कह लें कि आउटसाइड था, आउटसाइड जो वाटर सरफेस ओपन टू द एटमॉस्फेयर थी, उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज्यादा था. तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट्स टू पुश द वाटर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? द वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू मूव इनटू द स्ट्रॉ. और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉ के अंदर जाते हैं तो वो आपके फिर स्ट्रॉ से होते हुए आपके माउथ में मूव करना शुरू कर देते हैं वाटर पार्टिकल्स. तो यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि व्हेन वी सक थ्रू अ स्ट्रॉ we are decreasing the pressure and a vacuum is created, vacuum which is a zero pressure region. Then this causes a pressure difference to be set up. The external pressure is higher and the pressure inside the straw is lower. The atmospheric pressure acting outside is higher and the pressure inside the straw is lower, and there is a pressure difference created between the two mediums. तो होता क्या है कि as the atmospheric pressure is greater, so the atmospheric pressure pushes the liquid particles downward and the liquid particles starts to move into the straw and rises up the straw and move into our mouth. So इस तरीके से हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं एयर प्रेशर की. फर्स्ट इज क्रश कैन एक्सपेरिमेंट एंड द सेकंड इज ड्रिंकिंग वाटर विद अ स्ट्रॉ. तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो, हमारे आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है, हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं. द फर्स्ट वी डिस्कस द प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स, द सेकंड वी डिस्कस प्रेशर्स इन लिक्विड, एंड द थर्ड वी डिस्कस एयर प्रेशर, एंड वी आल्सो डिस्कस द टू एप्लीकेशंस रिलेटेड टू एयर प्रेशर. So students, this is all for today. Thank you for listening me. Subscribe to my channel, and if you guys have any queries, then comment me. Inshallah, I will try my best to clear all your queries, and inshallah in my next video I will discuss the remaining part related to the chapter pressure. So thank you once again. God bless you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.